गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में घोषित किए गए नोबेल पुरस्कार के बारे में। किन किन व्यक्तियों को ये नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, उनकी आखिरकार किस खोज की वजह से ये नोबेल पुरस्कार उनको दिया जा रहा है। इस जो खोज उनके द्वारा की गई है, इसके पीछे किस तरह की तकनीक काम करती है, वो हमारे लिए क्या बेनिफिट है, उसका हमारे लिए क्या उसका लाभ है, हमारे लिए एडवांटेजेस हैं, इनके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं। हाल ही में रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है, सुसुम कितागावा, सामान्यतः ये पूछ लिया जाता है कि किस सब्जेक्ट का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था, आरपीएससी का जो आरएस प्री वाला एग्जाम था, उसमें पूछा गया था कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। उसी तरह से हमको लगभग सभी के याद रखने होंगे। सुसुम कितागावा जापान, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया, उमर एम यागी यूएसए। किस किस को है किस देने की घोषणा की गई है? 3 व्यक्तियों को, इसमें सुसुम कितागावा जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम यागी जो कि यूएसए के हैं। इन तीनों व्यक्तियों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इन्होंने क्या किया है ऐसा कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है? इन्होंने MOF, ये टर्म सबसे इंपॉर्टेंट टर्म कौन सी है? MOF, ये पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी। MOF पूछी जा सकता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क विकसित किया है। मैं आपको मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का एक संक्षिप्त आइडिया दे देता हूं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या होता है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इस तरह से होता है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। आप यूँ समझ लीजिए कि जो मैं बना रहा हूँ, ये धातु के आयन है। क्या है ये? धातु के आयन। और ये क्या काम करते हैं? ये क्या काम करते हैं? ये धातु के आयन हैं। आई होप विजिबल होगा आपको। ये एक 3D स्ट्रक्चर है। किस तरह का स्ट्रक्चर है? ये एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें ये धातु के आयन है। ये क्या है? ये है आयन, धातुओं के आयन है। क्योंकि धातुओं के आयन आपस में सीधे नहीं जुड़ पाते हैं। धातुओं के जो आयन होते हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, वो सीधे नहीं जुड़ पाते हैं। तो उनको जो बीच में से जोड़ने के लिए ये जो दिख रहा है आपको, इनका लिंकेज दिख रहा है, ये है ऑर्गेनिक लिंकर। ये क्या है? ऑर्गेनिक लिंकर। ये है ऑर्गेनिक लिंकर, मतलब ये है धातु के आयन। दूसरे धातु के आयन को जोड़ने के लिए क्या यूज किया है हमने? ऑर्गेनिक लिंकर। और इस स्ट्रक्चर का फायदा क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह का होलो स्ट्रक्चर है, खोखला स्ट्रक्चर है। वो एक तरह का खोखला स्ट्रक्चर है। खोखला स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होता है कि इसका एक तो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक तो इस पूरे स्ट्रक्चर का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक होता है आंतरिक जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर कोई पात्र भरा होगा तो उसके अंदर तो कुछ ज़्यादा नहीं जा सकता, मतलब पात्र खाली होना आवश्यक है। और पात्र खाली होने से ज़्यादा अगर हम एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर बना लें जिसमें गैसेस को स्टोर किया जा सके, जिसमें गैसेज वगैरह को स्टोर किया जा सके, कैसे कि स्टोर किया जा सके? ये जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो डायग्राम चल रहा है, ये मोलिक्यूल के लेवल पे चल रहा है, ये अणु के स्तर पे चल रहा है, बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो है बातें हो रही है। ये गैसों के और लिक्विड्स के एब्जॉर्प्शन के काम में आता है। जो MOF है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, ये एब्जॉर्प्शन के काम में आता है। और एब्जॉर्प्शन से हमें क्या फ़ायदा है वो हम आगे देखेंगे। कि MOF का मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा कि एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें जो गोल है ये धातुओं के आयन है। ये क्या है? धातुओं के आयन। इन दोनों आयन को
इन सारे आयन को जो चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, बहुबंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, इनको कौन जोड़ रहा है? ऑर्गेनिक लिंकर। ऑर्गेनिक लिंकर्स का ही क्यों यूज किया वो भी हम देखेंगे कि इसमें ऑर्गेनिक लिंकर्स को ही क्यों यूज कर रहे हैं। और ये एक तरह का क्या होता है? एक तरह का होलो स्ट्रक्चर होता है। ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? ये होलो स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं कि इसने क्या क्या किया है। कि रिचर्ड रॉबसन, 3 व्यक्ति हैं। एक तो सुसुम कितागावा जो कि जापान के हैं, रिचर्ड रॉबसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उमर एम यागी वो यूएसए के हैं। तो रिचर्ड रॉबसन की बात करते हैं। 1989 में इन्होंने तांबे के आयनों और एक 4 भुजा वाले कार्बनिक अणु, मतलब ऑर्गेनिक, कार्बनिक का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक, को जोड़कर एक नई क्रिस्टल संरचना बनाई जो कि अंदर से खोखली थी। सबसे पहले रिचर्ड रॉबसन बनाई थी 1989 में। उसने आयन किसके यूज किए थे? कॉपर के यूज किए थे। और 4 भुजाओं वाले कार्बनिक अणुओं को जोड़ के, जो बीच में ऑर्गेनिक लिंकर था, वो कॉपर के आयनों को जोड़ के एक खोखली त्रिविमीय 3D स्ट्रक्चर बनाया। वो क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर था। फिर नेक्स्ट प्रोग्रेस होती है और सुसुम कितागावा आते हैं, पिक्चर में आते हैं सुसुम कितागावा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1997 में स्टेबल एमओएफ बनाए जो सूखने के बाद भी टूटते नहीं थे। देखिए समय के साथ कैसे प्रगति होती है। उस जो तो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर थे वो सूखने के बाद टूट जाते थे, लेकिन इन्होंने स्टेबल एमओएफ बनाए जो कि सूखने के बाद टूटते नहीं थे। और उनमें मीथेन 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 किसे कहते हैं? CH4। मीथेन कहते हैं CH4। और ऑक्सीजन जैसी गैसें भरकर निकाली जा सकती थी। आप देखिए सुसुम कितागावा ने क्या किया। सुसुम कितागावा ने एक ऐसा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर बनाया, जिसको फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जिसको खींच ले और अपन स्क्वीज कर दें, वापस से प्रेशराइज करके स्क्वीज कर दें तो टूट नहीं रहा। वो सूखने के बाद टूट नहीं रहा था, इसलिए स्टेबल एमओएफ था। उसमें CH4, मीथेन और ऑक्सीजन जैसी गैसें भरी भी जा सकती थी और निकाली भी जा सकती थी। जब हम चाहें तब उसको भर सकते थे और जब हम चाहें तब उसको निकाल सकते थे। जितने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं जो CNG आप भरवाते हैं, ये CNG का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर मोलिकुलर लेवल पर इनका स्टोरेज पॉसिबल हो जाता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी क्रांति आ सकती है। अभी हम देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, जो MOF होते हैं, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क होते हैं। 1 ग्राम जो MOF होता है उसका जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है? एक फुटबॉल के मैदान के आकार के बराबर। तो उसमें बहुत सारा स्पेस आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें कंप्रेस करके, टेम्परेचर प्रेशर को रेगुलेट करके बहुत सारी चीज़ें उसमें भरी जा सकती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उसमें भरे जा सकते हैं। जैसे कि जो सुसुम कितागावा थे उन्होंने मीथेन और ऑक्सीजन के साथ किया, और इन्होंने उदाहरण देके समझाया कि जैसे फेफड़े हवा को लेते हैं, वो जब वो एक्सपेंड होते हैं वापस और संकुचित होते हैं, और जैसे हवा बढ़ती है वैसे ही विस्तारित होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फिर संकुचित होते हैं और हवा निकाल देते हैं, फिर वापस हवा लेते हैं और फैल जाते हैं। उसी तरह से ये स्पंज काम कर रहे थे, मतलब स्पंज जैसी जो संरचना थी हमारी, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क था, वो काम कर रहा था। सुसुम कितागावा ने ये किया 1997 में। फिर आते हैं उमर एम यागी जो कि यूएसए से थे। इन्होंने क्या किया कि 1995 में पहली बार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क शब्द का प्रयोग करने वाले कौन? उमर एम यागी। इसके बाद 1999 में MOF5 नाम से प्रसिद्ध फ्रेमवर्क बनाया। जब MOF को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाया जिसको MOF5 का नाम दिया, और उन्होंने इसे लेकर एक प्रयोग किया। अमेरिका में एरिजोना के रेगिस्तान में रात को MOF के माध्यम से रात में ठंडक हो जाती है, तो जो वातावरण में नमी थी उसको नमी को MOF ने सोख लिया। उस नमी को, वातावरण की जो नमी थी उसको MOF ने, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क ने सोख लिया। और जब दिन में टेम्परेचर बढ़ा तो उस नमी को वापस से पानी के रूप में निकाल दिया। तो ये तो बड़ा चमत्कार जैसा विषय हो गया कि अगर आपके पास रेगिस्तान में पानी नहीं है लेकिन आपके पास MOF है तो आप क्या कर सकते हैं?
आप एनवायरनमेंट की नमी से ही, जो भी वहाँ पे एनवायरनमेंट में नमी मौजूद है, उस नमी का यूज़ करके ही आप वहाँ पे पानी बना सकते हैं। किसी भी चीज़ के स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप वातावरण से ही चीज़ें बना रहे हैं। ये एमओएफ का प्रैक्टिकल यूज़ था। अब एमओएफ होता क्या है? एमओएफ हमने समझा कि एमओएफ में क्या होता है, आयंस होते हैं और वो जुड़े होते हैं ऑर्गेनिक लिंकर्स से। आयंस किससे जुड़े होते हैं? ऑर्गेनिक लिंकर्स से। धातु आयन होते हैं, जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, वो जुड़े रहते हैं ऑर्गेनिक लिंकर से। ऑर्गेनिक लिंकर जैसे कि टेरेफ्थैलिक एसिड, टेरेफ्थैलिक एसिड इससे जुड़ के एक 3D जाल जैसी संरचना बनाते हैं। ये 3D जाल जैसी संरचना है। जब ये कॉम्प्लेक्स स्तर पे पूरी संरचना बनती है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। इस संरचना में जो ये आयंस हैं, जो ऑर्गेनिक लिंकर्स से जुड़े हुए हैं और ये आपस में मिलकर के एक बड़ी 3D संरचना का निर्माण कर रहे हैं, एक बड़ी 3D संरचना का निर्माण कर रहे हैं। जैसे स्पंज में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी प्रकार एमओएफ के अंदर अणु स्तर पर छिद्र होते हैं। स्पंज होता है, स्पंज में हम देखते हैं कि कई सारे छिद्र होते हैं। आपको विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, ये स्पंज आपने देखा है, स्पंज में जैसे ही छोटे छोटे छेद दिख पा रहे हैं आपको। स्पंज में जैसे छोटे छोटे छेद होते हैं और जब हम स्पंज को दबाते हैं, चाहे पानी में ले जाके और स्पंज को दबा के, स्पंज में जब नॉर्मली क्या होता है, हवा भरी होती है। जैसे ही स्पंज को दबाते हैं उसमें से हवा निकल जाती है। अगर लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं और उसकी विस्कोसिटी कम है, पानी जैसा लिक्विड है, तो वो पानी इसके अंदर आ जाएगा, स्पंज के अंदर भर जाएगा। इसके जो छोटे छोटे पोरस जो दिख रहा है आपको, उन खाली स्थानों में पानी भर जाएगा। ठीक वैसा ही एमओएफ के अंदर होता है। ठीक वैसा ही किसके अंदर होता है? एमओएफ के अंदर होता है। एमओएफ में भी इसी तरह से खोखला स्ट्रक्चर रहता है। एमओएफ में खोखला स्ट्रक्चर रहता है जो गैसें, लिक्विड, इन सब चीज़ों को अपने ट्रैप कर लेता है। और जब हम चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं, जिस रेट से चाहते हैं, जब हम चाहते हैं, जहाँ चाहते हैं और जिस गति से हम चाहते हैं कि वो धीरे निकलना चाहिए तो धीरे निकलेगा, और अगर फास्ट उसका निष्कासन जो है फास्ट होना चाहिए तो फास्ट गति, द्रुत गति से ही उसका निष्कासन होगा। अब ये सवाल कि धातु आयनों के साथ ही ऑर्गेनिक लिंकर का प्रयोग क्यों किया गया? ऑर्गेनिक लिंकर का इसलिए प्रयोग क्यों किया गया क्योंकि धातु आयन सीधे आपस में जुड़ नहीं सकते, इसलिए उनको जोड़ने के लिए किया गया। और जो ऑर्गेनिक लिंकर होते हैं उनमें बहुबंधन क्षमता होती है। उनमें किस तरह की क्षमता होती है? बहुबंधन, मतलब कई स्थानों से ये मेटल आयन को पकड़ सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक लिंकर्स हैं, इन्होंने जो मेटल के आयन्स हैं इनको कई स्थानों से ये अटैच हो रखे हैं। ये कई स्थानों से अटैच हो रखे हैं। ये मेटल लिंकर्स जो है, जो ऑर्गेनिक लिंकर्स है, मेटल आयन्स को कई जगह से लिंक हो रहे हैं। तो बहुबंधन की क्षमता होती है। बहुबंधन का मतलब मल्टीपल जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं ये ऑर्गेनिक लिंकर्स। ओके, और इनऑर्गेनिक लिंकर्स क्यों नहीं लिए हमने? इनऑर्गेनिक लिंकर्स भी तो ले सकते थे। अगर सिर्फ जोड़ने की बात थी, बहुबंधन की बात थी, तो और इनऑर्गेनिक लिंकर्स भी ले सकते थे, लेकिन हमने ऑर्गेनिक लिंकर्स को लेना चूज किया। इनऑर्गेनिक लिंकर्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इनऑर्गेनिक लिंकर्स में जैसे आपने स्पंज को दबाया, अगर स्पंज में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो स्पंज टूट जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ से मिलेगी? हमारे एमओएफ को, हमारे मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क को जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी ऑर्गेनिक लिंकर से। इनऑर्गेनिक लिंकर से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की लंबाई, आकृति और रासायनिक समूह को आसानी से बदल सकते हैं, जिससे एमओएफ के छिद्रों का आकार और गुण में परिवर्तन किया जा सकता है। जो ऑर्गेनिक लिंकर्स होते हैं, इनकी लंबाई, इनकी आकृति और इनका जो केमिकल ग्रुप होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको चेंज किया जा सकता है, इनमें फेरबदल किया जा सकता है। और जैसे ही ये इनमें चेंजेस लाए जाएंगे तो जो एमओएफ के छिद्र हैं, एमओएफ के जो छिद्र हैं उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। जब उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वही चेंज हो गया तो एमओएफ की भी प्रॉपर्टी चेंज होनी है, उसका साइज भी चेंज होना है।
जब जो हमारे ऑर्गेनिक लिंकर्स थे उनका साइज चेंज करेंगे तो एमओएफ का साइज भी चेंज होगा। और यही तो हम चाहते थे, यही हम चाहते थे कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो, इसीलिए हमने किसको चूज किया था, ऑर्गेनिक लिंकर्स को। ऑर्गेनिक लिंकर्स को, ये हल्के होते हैं और पर्यावरण अनुकूल और उच्च तापमान पर भी स्थिर होते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल रहते हैं। हाई टेम्परेचर भी स्टेबल रहते हैं। अगर आप सोचिए आप, एक स्पंज है आपके पास, उस स्पंज में आपको जल्दी से अगर पानी को एब्जॉर्ब करवाना है तो आप क्या करेंगे, उसको पानी में सीधा ही डाल देंगे या उसको दबाएंगे और फिर छोड़ेंगे? उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे। हम तीव्रता से वो कार्य पूर्ण करने के लिए उसकी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करेंगे। ऑर्गेनिक लिंकर्स हमें यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि उनकी जो लंबी जो संरचना होती है, उनकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही लंबाई बढ़ेगी, जैसे ही उसकी लंबाई बढ़ेगी, पहले ये आयंस और ये ऑर्गेनिक लिंकर्स थे, ये ऑर्गेनिक लिंकर्स थे। अब सोचिए इस बॉक्स में ज़्यादा गैस आएगी या इस बॉक्स में आएगी? इस वाले बॉक्स में ज़्यादा गैस आएगी या इस बॉक्स में ज़्यादा गैस आएगी? ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें ऑर्गेनिक लिंकर्स, ये जो धातु आयन है, इनको जिस ऑर्गेनिक लिंकर ने जोड़ रखा है, इनकी लंबाई हमने बढ़ा दी तो उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? उसकी कैपेसिटी भी तो बढ़ेगी, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। 1 ग्राम MOF की जो सतह का क्षेत्र होता है वो 1 फुटबॉल मैदान के बराबर होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं, कि कितना वॉल्यूम एक मोलिक्यूल के स्तर पे, जिस तरह हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, उसी तरह से ये थोड़ा बृहद स्तर पे है। नैनो टेक्नोलॉजी जितना सूक्ष्म तो नहीं लेकिन बृहद स्तर पे है, लेकिन इसके प्रैक्टिकल यूसेज बहुत ज़्यादा हैं। 1 ग्राम मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का जो क्षेत्र है, उसकी सतह का क्षेत्र है, वो 1 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इतना आप इतनी गैसेस को वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यह है MOF का चमत्कार। इसी वजह से तो इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कोई छोटे मोटे आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। MOF जैसी संरचनाएं खोजनी पड़ती है। MOF गैसों को कैसे स्टोर करता है? आखिरकार MOF गैसों को कैसे स्टोर करता है? इनकी संरचनाएं छिद्रयुक्त जाल जैसी होती है। हमने देखी थी अभी 3D स्ट्रक्चर होता है जाल जैसा, जिसमें गैस के अणु ट्रैप हो जाते हैं, ठहर जाते हैं, जैसे स्पंज में पानी ठहरता है। जैसे स्पंज में पानी ठहरता है, उसी तरह से क्या होता है, MOF की जो 3D स्ट्रक्चर रहता है जालयुक्त, उसमें गैस के अणु ठहर जाते हैं। विशाल सतह पर अरबों गैस के अणु एक साथ चिपक सकते हैं। MOF गैसों के साथ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी MOF की ये भी है कि वो इन गैसों के साथ किसी भी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। अब केमिकल रिएक्शन जब नहीं करता तो वो सिर्फ एज ए कंटेनर ही वर्क कर रहा है। वो किसकी तरह काम कर रहा है? वो वर्क कर रहा है सिर्फ एज ए कंटेनर। वो कंटेनर की तरह काम करेगा तो हम उसको कैसे निकालेंगे? जो गैस ट्रैप हो गई उसको कैसे निकालेंगे? स्पंज को दबा रहे थे ना, मतलब दबाव से। और गैसों के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? उनको टेम्परेचर बढ़ा के। गैसों के जो टेम्परेचर बढ़ा के, अभी हमने देखा था कि जो ये ऑर्गेनिक लिंकर्स होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक लिंकर्स जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर भी स्टेबल होते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जहाँ चाहेंगे, जितनी रेट से चाहेंगे, उन गैसेस को निकाल सकते हैं। अब MOF के क्या क्या उपयोग हैं? पहला उपयोग गैसों का अवशोषण करना। अभी तक इसी बात पे तो बात कर रहे हैं कि गैसों को ये अवशोषित कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। इसके मॉलिक्यूल्स, जो गैसों के मॉलिक्यूल्स हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। हाइड्रोजन को ट्रैप करोगे तो क्लीन फ्यूल के रूप में स्टोर कर सकते हैं आप। जहाँ पे भी क्लीन फ्यूल की ज़रूरत है, हाइड्रोजन के स्टोरेज की ज़रूरत है, किसी गाड़ी में हो सकता है कि MOF टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और उसका फ्यूल टैंक बना दिया जाए, MOF टेक्नोलॉजी का यूज़ करते। अगर मीथेन गैस की बात करें तो वो प्राकृतिक गैस के भंडारण में काम में आ सकती है। ऑक्सीजन, कोविड में सबने देखा कि ऑक्सीजन का भंडारण कितना आवश्यक है। और उद्योगों में भी
जो जलाने के काम है, दहन के काम है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। और जो सबसे हमारा ज्वलंत मुद्दा है अभी जलवायु परिवर्तन, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इन गैसेज को भी उसमें ट्रैप किया जा सकता है, जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेज का मात्रा वातावरण में कम हो जाए। और एक टर्म है CCS, CCS किसे कहते हैं? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। CCS का मतलब क्या होता है? कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। CO2 की ज़्यादा मात्रा को कैप्चर करके हम कार्बन को कैप्चर करेंगे और स्टोर कर लेंगे, कैप्चर करेंगे और स्टोर कर लेंगे। आखिरकार बार बार ये यक्ष प्रश्न के रूप में हमारे सामने खड़ी हो जाती है ये समस्या, जब भी ये सर्दी का मौसम आता है, जब भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है, जब भी PPM की मात्रा, हमारी एयर क्वालिटी ख़राब हो जाती है, कि इसको कैसे सुधारा जाए। तो हो सकता है कि MOF उसका एक विकल्प बन के उभरे, MOF उसका एक विकल्प बन के उभरे, और फिर उस चीज़ को हम जो भी हमारी बिल्कुल एफिशिएंट और न्यू टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू अच्छी चीज़ में बदल सकते हैं, हमारे लिए उपयोगी चीज़ में भी कन्वर्ट की जा सकती है वो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपने कैप्चर कर लिया, आप कैप्चर करके उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कार्बन और ऑक्सीजन में तोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन आपके काम में आ सकती है, कार्बन से किसी भी और तरह का प्रोडक्ट्स बनाने के काम में ले सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे? जैसे जो यागी सर थे, उन्होंने USA में एरिजोना में रात को क्या किया था? MOF के थ्रू, MOF 5 के थ्रू क्या किया था उन्होंने? रात को एनवायरनमेंट का ही जो नमी थी उसको एब्जॉर्ब करके दिन में पानी के रूप में MOF से निकाला था। तो वाटर हार्वेस्टिंग, वायुमंडलीय जल का संग्रह, वायुमंडलीय जल का संग्रह। इसके बाद उत्प्रेरक के रूप में दवाइयाँ, पॉलीमर और जैविक यौगिकों के निर्माण में किस काम में लिया जा सकता है? किसको? MOF को। MOF को किसके रूप में? दवाइयाँ, पॉलीमर और जैविक यौगिकों के निर्माण में ये वर्क कर सकता है एज ए कैटलिस्ट ऑल्सो। क्योंकि ये दवाइयों को, गैसों को, लिक्विड्स को स्टोर कर सकता है। टेम्परेचर और प्रेशर के थ्रू हम उसको, उसकी जो निष्कासन दर है, जो उसकी एग्जिट रेट है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। तो टारगेटेड जो ड्रग डिलीवरी होती है, दवाओं की नियंत्रित आपूर्ति होती है, दवाओं के अणुओं को भरकर शरीर में जहाँ पे भी वांछित स्थान है, इच्छित स्थान है, उस पर जिस भी दर पे चाहें धीरे धीरे भी हम छोड़ सकते हैं। ये है एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी? MOF की। प्रदूषण नियंत्रण, अभी बात की अपन ने कि सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया जैसी गैसों को सोख के वायुमंडल से प्रदूषण कम कर सकता है, जलवायु परिवर्तन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेज कम होगी। ऊर्जा भंडारण, ऊर्जा भंडारण होता है जैसे कुछ MOF। ऊर्जा भंडारण कैसे होगा? ऊर्जा भंडारण जो हम बैटरी लाते हैं उसमें भी तो कैपेसिटर्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोड्स का कंसेप्ट होता है, उनमें क्या यूज किया जा सकता है? उनमें MOF स्ट्रक्चर यूज किया जा सकता है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाए। MOF स्ट्रक्चर से क्या होगा? MOF स्ट्रक्चर से उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं कैपेसिटर्स की, और जो बैटरी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनमें MOF स्ट्रक्चर यूज करके उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है। संवेदी संयंत्रों में, संवेदी संयंत्र कैसे? कई तरह के जो सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स, हैजार्डस वर्क करने वाली कोई अगर जो है कोई कारखाना है जिसमें, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 के अंदर, उसमें क्या हुआ था? जहरीली गैस फैली और कई सारे लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर इस तरह का सेंसर होता जो कि डिटेक्ट कर लेता कि कहीं ना कहीं गैस का लीकेज हुआ है, कहीं ना कहीं गैस का लीकेज हुआ है, तो शायद ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो ऐसे जो सेंसर्स हैं, ऐसे सेंसर्स में MOF का एक स्ट्रक्चर है, MOF का स्ट्रक्चर में ऐसा सेंसर जो कैप्चर करके और डिवाइस में फिट किया जा सकता है। अगर हवा में जहरीली गैसें होती है, वहाँ की एयर क्वालिटी ख़राब होती है, तो वो किसी न किसी तरह से हमको सूचना दे सकते हैं, रंग बदल के या किसी भी तरह से सूचना दे सकते हैं। ये इस प्रकार सेंसर्स में काम आ सकते हैं कि हवा में एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, हवा में जहरीली गैसें फैल रही है। तो आपने देखा कि
MOF का कितना वास्ट यूसेज है। अब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट। सबसे पहले किन 3 वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, बताइए, बोलिए मेरे साथ। सुसुम कितागावा जापान से जो है, रिचर्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया से, उमर एम याकी USA से। इन्होंने किसके लिए, किस खोज के लिए आखिरकार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? MOF के लिए, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। नाम से ही पता लग रहा है, मेटल मतलब मेटल के आयंस रहेंगे। जो 3D स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, 3D स्ट्रक्चर हमारे पास आया था, ये वाला, ये 3D स्ट्रक्चर, जाल जैसा स्ट्रक्चर क्या करता है? मेटल ऑर्गेनिक। इसके जो आयंस रहेंगे मेटल के रहेंगे, इनका जो लिंकर रहेगा वो ऑर्गेनिक रहेगा। ऑर्गेनिक लिंकर जोड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा, इसलिए इनऑर्गेनिक लिंकर का यूज नहीं कर रहे। अल्टीमेटली काम क्या कर रहा है? एज ए स्पंज काम कर रहा है, किसी भी चीज को सोख लेता है। जैसे रात में रेगिस्तान के अंदर गया, वायुमंडल के अंदर से, वहां से नमी सोखी, और नमी सोख के क्या किया इसने? दिन में पानी बना के यूटिलाइजेशन के लिए दे दिया। कितनी अच्छी बात है। इसने जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है उसको सोख लिया, इसने जो ग्रीन हाउस गैसेज है, जो हानिकारक गैसेज है, उनको सोख लिया और जलवायु परिवर्तन में, इस शमन में अपना योगदान दे दिया। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर दी, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी कर दी। तो मेटल के आयंस यूज हुए, ऑर्गेनिक लिंकर्स यूज हुए, स्पंज जैसा स्ट्रक्चर होता है। 1 ग्राम MOF का जो सतह का क्षेत्रफल होता है वो 1 फुटबॉल के मैदान के बराबर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके पीछे किस तरह की टेक्नोलॉजी काम कर रही है, और ये जो आविष्कार है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये जो आविष्कार है इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी तरह के और बिंदुओं को समझने के लिए जुड़े रहिए आप दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।